Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.4. You are looking at चैप्टर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट ना किया करें, एक ओवरव्यू लिया करें कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये परफॉर्मा बेस्ड क्वेश्चन है और इसका परफॉर्मा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, और इसके अंदर जो इनपुट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आपको वैसे ही ओपनिंग स्टॉक से काम स्टार्ट करना है और मटेरियल की कैलकुलेशन, लेबर की कैलकुलेशन, एफओएच की कैलकुलेशन और उसके साथ कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस आपको करनी होती हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है, सब कुछ चल रहा है और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग सी चीज़ नहीं है। अब आप इधर आएँ और क्वेश्चन के अंदर देखें, ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं और लेकिन इन डिसिप्लिन्ड वे, तरतीब से दी हुई हैं। हम एक मेथड ये है कि अपने परफॉर्मा को फॉलो करें, फॉर्मेट को फॉलो करें। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन के अंदर ढूंढें ओपनिंग स्टॉक का है। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक ढूंढेंगे, फिर दोबारा परफॉर्मा में जाएं और देखें कि परचेजेस का हैं और परचेजेस को ढूंढने के लिए फिर इधर आएँ। एक मेथड ये। दूसरा मेथड क्या है कि आपका ये ढेर सारा लंबा परफॉर्मा है, बजाय इसके कि इसको बार बार एक चीज़ के लिए रीडिंग करें, आप अपने काम को स्टार्ट करें यहाँ पहली इन्फॉर्मेशन से और इसी तरह से आप डाउनवर्ड जाते जाएं और जो इन्फॉर्मेशन आती जाए उसको पिक करते जाएं और फिर अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पोस्ट करते जाएं। और हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। हम फॉर्मेट से क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि क्वेश्चन से फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। हमें जो चीज़ यहाँ पर मिल रही है हम उसे पिक करेंगे और फॉर्मेट में जहाँ पर भी उसकी एक्चुअल पोजीशनिंग है वहाँ पे अमाउंट पोस्ट कर देंगे। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड कि हमारा क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या होगा। यहाँ देखें, सबसे पहले वो इन्वेंट्रीज़ दे रहा है और हमारी इन्वेंट्रीज़ तीन तरह की होती हैं, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और मटीरियल। उसी की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आगे दो दो कॉलम्स बनाए हुए हैं और यहाँ से भी आपको अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि ये कॉलम किस सूरत के लिए बने हुए हैं। पहली डेट लिखी हुई है जनवरी 1 और दूसरी डेट लिखी हुई है December 31। तो इफ़ यू विल यूज़ योर कॉमन सेंस यू विल कम टू नो दैट डाटा विच इज़ एसोसिएटेड विद जनवरी 1, दीज थ्री अमाउंट्स आर ओपनिंग अमाउंट्स। और जो डाटा December 31 के साथ लिखा हुआ है ये डाटा क्लोजिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो जो भी जनवरी के साथ लिखा हुआ है ये सारे के सारे ओपनिंग है। और फिर आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे जैसे लिखा हुआ है फिनिश गुड्स, पहली अमाउंट 72,000 है तो ये ओपनिंग फिनिश गुड्स हो जाएगी। इस तरह से ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग मटेरियल, तीनों अमाउंट्स दी हुई हैं। पता चल गया होगा आपको। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग फिनिश गुड्स 72,000 है। परफॉर्मे में आए और यहाँ पर ये जगह है ओपनिंग फिनिश गुड्स की। यहाँ आप कह सकते हैं कि अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर से वेकेंट है और हम किधर आ गए हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स के ऊपर। तो कोई बात नहीं, आपने परफॉर्मा फिल करना, जब तक सारे का सारा परफॉर्मा फिल नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। ओके, तो हम अब यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स के कॉलम में अपनी अमाउंट को लिख देंगे जो कि 72,000 उसने दी हुई है। वही 72,000 आप यहाँ पर फिल कर दें। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट अमाउंट की तरफ चलते हैं। वहाँ जो नेक्स्ट है वो वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है और फिर आपको ये भी पता है कि ये जनवरी 1 के साथ है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 आ गया। परफॉर्मे में जाएं और वहाँ पर वर्क इन प्रोसेस देखें, आपके पास ये लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। ओके, इसके सामने आप अपनी अमाउंट को पोस्ट कर दें जो कि दी हुई है 50,000। तो आप राइट डाउन करें 50,000। ऑलराइट, अब हम तीसरी अमाउंट को देखते हैं। वो आपको पता चल रहा है कि तीसरी अमाउंट इज़ मटेरियल और उसकी अमाउंट है 24,000। ये ओपनिंग मटेरियल है। तो सबसे ऊपर जाएं और वहाँ पर देखें ओपनिंग मटेरियल और उसकी अमाउंट को आप पोस्ट कर दें जो कि 24,000 है। लें जी, आपको अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ये ओवरव्यू क्वेश्चन का है। हमने तीन अमाउंट्स पिक की थी, 72, 50 और 24। वही देखें 72, 50 और 24। एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव पोस्टेड दीज अमाउंट टू देयर रेलेवेंट प्लेसेस। अपनी अपनी जगह पर हमने इनको पोस्ट कर दिया।
अब हम दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। एज़ यूजुअल हमने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ़ एनी अमाउंट इज़ रिलेटेड विद द क्लोजिंग डेट, तो वो सब क्लोजिंग हो जाएंगे। और तरतीब क्या है, सबसे पहले फिनिश गुड्स दी हुई हैं और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है 80,000। क्वेश्चन में जाएं और पहले फिनिश गुड्स क्लोजिंग देखें, ये लिखी हुई। और यहाँ पर आकर इससे रिलेटेड जो अमाउंट है उसे पोस्ट कर दें जो कि 80,000 है। आप यहाँ पर पोस्ट करें 80,000। ऑलराइट, अब नेक्स्ट अमाउंट देखें, वो 72,000 है। लेफ़्ट साइड पे देखें वो वर्क इन प्रोसेस से एसोसिएटेड है सेकंड अमाउंट, लेकिन चूंकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर वापस आएँ क्वेश्चन में और चेक करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये, और इस जगह पर आपने सेकंड अमाउंट अपनी पोस्ट कर देनी है जो कि है 72,000। राइट, 72,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पोस्ट कर दिया। उसके बाद आपकी तीसरी अमाउंट जो है वो मटेरियल का क्लोजिंग है 16,000। परफॉर्मा में आए और सबसे ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग मटेरियल, और ये जगह उसकी बनती है क्लोजिंग मटेरियल की जो कि 16,000 है। पोस्ट कर दें 16,000। ऑलराइट, अब दोबारा व्यू करें, आपने 6 अमाउंट्स पोस्ट कर दी हैं। इस तरह से आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ बुक, सीक्वेंस ऑफ द बुक। जो बुक में दिया हुआ है वही अमाउंट आप पकड़ रहे हैं और अपनी अपनी जगह पे फोल्ड आउट कर रहे हैं। देखिए इसमें अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करनी है, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड हेड ऑन योर परफॉर्मा स्टेटमेंट तो इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पुट द अमाउंट्स। अगर परफॉर्मा आपका वीक है अभी तक, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन करने की बजाय पहले परफॉर्मा की प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा लिखें और फिर उस परफॉर्मा के ऊपर अमाउंट पुट करेंगे तो आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हाथ अपने आप उस जगह पे चले जाएगा जहाँ पर वो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में वापस आएँ और यहाँ पर हमने अब तक का जो काम किया है वो आपको पता है कि ये ऊपर वाली हमने 6 अमाउंट्स जो है पोस्ट कर दी हैं। अब हमारा प्रोसीजर होगा कि हमने नीचे वाली अमाउंट्स को टैली करना है कि इनकी जगह कहाँ बनती है। ऑलराइट, अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको इसके व्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और दूसरी बात है, जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो आपके पास बुक होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेफ़्ट साइड पे आप बुक रखें और मोबाइल ओपन रखें, बुक पे भी मैच करते जाएं, लिखते भी जाएं, साथ साथ पढ़ते भी जाएं, तो फिर एक अच्छे तरीके से आपका विज़न क्रिएट होगा। तो परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास है जो कि 5 लाख है। वापस क्वेश्चन में जाएं, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढें, ये मिल गया हमें परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर आएँ और इसकी अमाउंट पोस्ट कर दें 5 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर 5 लाख एहतियात से पोस्ट कर दें। ज़ीरो का ध्यान रखा करें, ज़ीरो कम या ज़्यादा ना लगे। नेक्स्ट अमाउंट जो आपके पास है वो टोटल पे रोल है। पे रोल वैसे तो बोलते हैं जो आप पेमेंट्स कर रहे होते हैं, किसी तरह की भी पेमेंट हो रही हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर को दे रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर को दे रहे हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी पे रोल के अंदर आती हैं। पे रोल समझें कि एक रजिस्टर है, जैसे रोल कॉल होती है ना, रोल नंबर्स दिए होते हैं, इसी तरह से पे रोल भी उनके नाम, उनका डिपार्टमेंट, एक रजिस्टर होता है। वहाँ पर पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हर किस्म के वर्कर की रजिस्ट्री होती है और आगे उसकी सैलरी लिखी होती है। मगर यहाँ रुकें, क्या टोटल पे रोल हमारे परफॉर्मा के अंदर है? तो वो यहाँ आए, अपने परफॉर्मा की अच्छी तरह से रीडिंग करें। क्या इधर टोटल पे रोल किसी जगह पर लिखी हुई है? तो आपको तो ये हो सकता है कि चूँकि जिन्होंने परफॉर्मा याद किया हो वो फ़ौरन आंसर दे देंगे कि टोटल पे रोल यहाँ पर नहीं है और उसका नाम नहीं यूज़ हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। टोटल पेरोल इज़ एन एक्स्ट्रा एलिमेंट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑन इन योर फॉर्मेट और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ये है ही नहीं, तो इसका मतलब है चाहे इसकी अमाउंट आपको दी भी हुई है 2,40,000 तो इसका कंसर्न नहीं है, इसको आपने नहीं लिखना। किसको? टोटल पेरोल की बात हो रही है। अब यहाँ से एक और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हर चीज़ जो गिवन है वो आपके सोल्यूशन का पार्ट भी हो। तो आपने जो आपके काम की चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर टोटल पे रोल लिखा हुआ था, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जस्ट लीव इट आउट। इसके ऊपर आप फोकस ही ना रखें, इसको छोड़ दें क्योंकि ये परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है। उससे आगे जो अमाउंट का कंसर्न है वो डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर, यस, ये हमारे कंसर्निंग अमाउंट है
और इसकी अमाउंट है 1,90,000। क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पर डायरेक्ट लेबर ये मिल गई आपको, इस जगह पर इसकी अमाउंट लिख दें 190,000। अच्छा, अब आप एक बात और फील कर रहे होंगे कि यहाँ पर तो दो कॉलम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे 3 कॉलम्स भी बनाए जा सकते हैं। मैं कुछ अमाउंट जो है वो इधर पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट जो है वो इधर पोस्ट कर रहा हूँ। ये पहले भी हमारी बात डिस्कस हो गई हुई है कि जब तक मटेरियल नहीं आपका कैलकुलेट होता, ये मटेरियल की कॉस्ट है। सिर्फ आपने इससे ऊपर ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है। और मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट से ऊपर पर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट वुड बी रिटन इन फर्स्ट कॉलम, और इससे जो मटेरियल कॉस्ट से नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने फिर सेकंड कॉलम के अंदर पोस्ट करना है। ये एक सिंपल सा सीक्वेंस है, इसको आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट कॉलम सिर्फ मटेरियल यूज्ड की हद तक है, बाकी सब चीज़ें आपने सेकंड कॉलम के अंदर लिखनी है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अब हम जो बात कर रहे थे वो लेबर की बात कर रहे थे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 190,000 हमने वहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है यही एक ट्विस्ट है और अच्छी चीज़ है जिसको आपने गौर से समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, फिर लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट्स, फिर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, फैक्ट्री टैक्सेस, टूल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट और प्रोविडेंट फंड। तो क्या मतलब, ये डायरेक्ट लेबर के नीचे से लेकर आप चल रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड तक, ये जो कुछ भी दिया हुआ है एवरीथिंग इज़ कंसर्न्ड विद आ सिंगल अकाउंट। तो थोड़ा सा मुझे हेल्प करें कि ये सारी चीज़ें किसके साथ एसोसिएटेड हो रही हैं। सबसे पहले आप इसको अगर गौर से देखें तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ये ऑफिस तो है लेकिन फैक्ट्री का है, ये सुपरवाइज़र है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कैंटीन है खोली हुई है तो उसके लिए आपने चीनी मंगवा ली, चाय मंगवा ली, आटा मंगवा लिया, दालें मंगवा ली, और वो फैक्ट्री गारमेंट्स की है। अब गारमेंट्स की फैक्ट्री में चीनी, चावल, आटा, इसका क्या काम है, तो उसको आप बोलेंगे दिस इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल, और वो ख़रीदना ही होता है हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने जहाँ पर कंटीन होती है। तो अब इनडायरेक्ट मटेरियल आपके पास है तो फिर ये इसका कंसर्न किसके साथ बांध रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आंसर दे रहे हों, इट इज़ एक्चुअल एफएच। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपने पकड़ना है और एक्चुअल एफएच का नाम देना है कि अब हम लिस्ट अपनी, लेकिन मैंने आपका टाइम लिए बगैर यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर आपने लिखना है एक्चुअल एफएच को। और आपने जब एग्ज़ाम में और जो यहाँ की असाइनमेंट है, क्लास असाइनमेंट, ऐसे ही अलग से एक्चुअल एफएच को क्रिएट करना है। और आपको ये बात मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं डायरेक्ट लेबर से लेकर ये एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड तक, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सब के सब एफओएच हैं। आप इनका नाम लिखते जाएंगे और नाम लिखकर इनकी अमाउंट को वहाँ पोस्ट करते जाएंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तभी मैं आपको करके दे रहा हूँ। अगर ये पार्ट लेट्स से कि कोई चीज़ ऐसी है जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है तो उसको पॉज करके भी लिखा जा सकता था, मगर ये चूँकि आपने पेपर में लिखना है, क्वेश्चन का हिस्सा है, इसलिए मैं आपके साथ साथ लिखूँगा। ओके, आपने अब सबसे पहले डायरेक्ट लेबर के बाद जो अमाउंट लिखी हुई है फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज़ हैं, वो आप यहाँ पे पहले पोस्ट करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है लेकिन कोई बात नहीं। फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज़ आपने लिखना है और उसके बाद आपको सुपरिटेंडेंट्स मिल रही है। पहले मैं सिर्फ इनके नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ और करेंगे। सुपरिटेंडेंट्स के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है, आप इनको पढ़ते जाएं और इनका सीक्वेंस समझें कि क्या बात हो रही है। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री। देखें, साथ में वो डिस्कस कर रहा है कि ये सब चीज़ें कंसर्न हैं फैक्ट्री के साथ। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद है रिपेयर, तो आप साथ में मेंशन कर दें रिपेयर। मैं पूरे नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, टाइम कम अज़ कम यूज़ हो। फिर आगे है फैक्ट्री टैक्सेस, तो साथ में आप टैक्सेस हला के देखें, आउटसाइड का एक्सपेंस है, लेकिन चूँकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ये इनडायरेक्ट हो गया। फैक्ट्री टैक्सेस के बाद है टूल एक्सपेंसेस, तो आप टूल एक्सपेंसेस लिखें। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी जगह पे लिखी गई हैं। यहाँ से हम इसको ख़त्म करके
नीचे पोस्ट कर देते हैं टूल एक्सपेंसेस। उसके बाद है मिसलिनियस एफ.ओ.एच. ऑलराइट, टूल एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एफ.ओ.एच. आपने करना है और नीचे आपने इसको मिसलिनियस एफ.ओ.एच. पे पोस्ट कर दिया। अब आपके पास नीचे तक ख़त्म हो गए, तो आगे देखते हैं इंश्योरेंस है और डेप्रिसिएशन है। तो आप लिखें इंश्योरेंस और फिर डेप्रिसिएशन आ गई। नेक्स्ट आपसे वो बात कर रहा है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फ़ंड। यहाँ हम समझ लेंगे जब इसकी बारी आई। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फ़ंड है, ये आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली एक्चुअल एफ.ओ.एच. की। अब इसके सामने जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं, ये मैंने ऐसा क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि सारे के सारे पहले ही डिसाइडेड हो गए थे कि डायरेक्ट लेबर से लेकर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फ़ंड तक ये सब के सब एफ.ओ.एच. हैं। तो मुझे ये कंसर्न ही नहीं था कि इसमें से कुछ चीज़ें एफ.ओ.एच. हैं, कुछ चीज़ें एफ.ओ.एच. नहीं हैं, ऐसा कंसर्न मुझे नहीं था। ये सारे के सारे चूँकि एफ.ओ.एच. थे तो मैंने पहले ही उनकी लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर ली। अब आपका कंसर्न ये बन रहा है कि आपने सामने डायरेक्ट लेबर से नीचे 190,000 और उससे नीचे जितनी भी अमाउंट्स हैं सबको आपने पिक करना है। उसकी रीज़न क्या है, क्वेश्चन आसान बनाने का तरीका यही है, बार बार इधर पढ़ के बार बार उधर पढ़ के, तो उससे क्या होगा, एक तो विजन आपका डिस्टर्ब होगा, लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश पढ़नी, फिर राइट साइड पे मैथ पढ़ना, फिर वापस इंग्लिश, फिर नंबर्स पढ़ने। तो इससे बेहतर है आपने इंग्लिश एक तरफ से लिख ली है। अब चूँकि डायरेक्ट लेबर से नीचे तक सारे के सारे हमें कंफर्म्ड हैं कि सब लिस्ट का हिस्सा हैं, सब एफ.ओ.एच. हैं, तो हम सिंपल यहाँ से अमाउंट पिक करते जाएंगे और अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करते रहेंगे। तो पहले जो अमाउंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं वो ये 20,000 से नीचे देखें, 28,16,16 है, वही हमने यहाँ पर पोस्ट करना है। पहले आपके पास जो अमाउंट है वो 20,000 है और फिर आपके पास 8,000 है, फिर आपके पास 16,16 टू टाइम्स है, आप दोबारा 16,000 पोस्ट कर दें। फिर आपके पास 12, 4 और 3 है, 12,000, 4,000, 3,000 और 3,000 के पास 2,800 है, 2,800 भी पोस्ट कर दिया। विजन और क्लियर करते हैं, नीचे 4 to 4 यानी कि 4,000, 2,000 और दोबारा 4,000। इस तरह से आपकी लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। ओके, इस लिस्ट के अंदर ये लास्ट एक चीज़ रहेगी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फ़ंड, और उसकी अमाउंट हालांकि यहाँ पर दी हुई है 28,000। आपको चाहिए कि 28,000 यहाँ पर लिख लें, लेकिन मैं यहाँ देखें जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज़ लिटिल डिफरेंट। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 90% फैक्ट्री का है, 6% सेलिंग का है और 4% एडमिन का है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फ़ंड, आपका कंसर्न किसके साथ है, आप CGS किसकी बनाते हैं, क्या सेलिंग डिपार्टमेंट की बनाते हैं, क्या आप एडमिन डिपार्टमेंट की बनाते हैं, या फैक्ट्री की बनाते हैं। तो हमने पहले ही कंसर्न रखा हुआ है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका रिलेशनशिप होता ही फैक्ट्री के साथ है, मगर फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 90% है। पता चल जाएगा आपको, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ 90% से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोविडेंट फ़ंड 28,000 लिखा हुआ है सारे का सारा नहीं उठाना, बल्कि इसका सिर्फ 90% लेना है। तो अब ज़रा जहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर गौर रखिएगा आप, 28,000 टोटल अमाउंट है, मगर सारी नहीं लेनी बल्कि सिर्फ 90%। 90% का मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100, जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो 0.9 आपके पास आ जाएगा। और इस तरह से आपके पास ये स्टेटमेंट जो एक्चुअल एफ.ओ.एच. से रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आप इन सारी अमाउंट्स को सम कर लें, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर जहाँ पर फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज है वहाँ से आप स्टार्ट करें, एंड तक सबको आपने सम कर लेना है। अच्छा, अब आपने ये कंसर्न नहीं रखना कि ये फार्मूला क्या है, ये लाइंस क्या हैं, ये C345 क्या है, इससे आपका कंसर्न नहीं है। ये एक्सेल की एक चीज़ है जो अगर आपने सीखनी होगी तो वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वे, मगर अभी आपने कैलकुलेटर पे इन सारी अमाउंट्स को लिखना है और सम दबा देना है और तब आपके पास ये सम आ जाएगा। इस तरह से ये टोटल आपके पास आ गया है 1,17,000। ये हमने क्या निकाल लिया है, ये एक्चुअल एफ.ओ.एच. आपके पास आया है 1,17,000। अच्छा, अब आप दूसरी बात ये समझें कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ उससे नेक्स्ट एक और चीज़ आपको
अवेलेबल है उसको आप चेक करें। ये लिखा हुआ है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आप क्वेश्चन में वापस आएँ। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एफओएच भी दिया हुआ है और साथ में वो आपको कह रहा है कि मेरे पास अप्लाइड एफओएच भी है, दोनों एफओएच आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं और वो देखें मैंने लाइन भी आपको मार्क करके दी है। यहाँ पर सबसे नीचे प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट आपके साथ वो डिस्कस कर रहा है कि वो 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अप्लाइड एफओएच भी गिवन है, प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो प्री डिटरमिन्ड है ये एक्चुअल एफओएच नहीं है, ये अप्लाइड एफओएच है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो वो ऑलरेडी आपने एफओएच को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, मगर उसके सामने अमाउंट कोई नहीं लिखी हुई। अब इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड एफओएच बी है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल एफओएच जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये टोटल अमाउंट भी उसकी आई हुई है उसको भी आप एज इट इज़ रहने देंगे और मेंशन करेंगे कि यहाँ अप्लाइड एफओएच कितना है। और वो आपसे ये कह रहा है कि अप्लाइड एफओएच जो है वो 90% ऑफ लेबर है। ओके, पहले हम इसको लिख लें 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये बुक में लिखा हुआ है। और फिर उसका मतलब क्या कि हमने पहले लेबर को ढूंढना है। तो अब आप अपने क्वेश्चन में जाएं, वहाँ भी लिखा हुआ है और सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर और उसकी अमाउंट है आपके पास 190,000। वापस इधर आए, इसका मतलब है कि आपने 190,000 का 90% लेना है। एक मिनट में चेक कर लूँ 90 है ये कितना है। जो रेट है दैट इज़ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पर 90 नहीं है 60% है। पढ़ते हुए बाज़ का ऐसा हो जाता है, डजेंट मैटर, शाक पढ़ा तो उसको सीधा कर लिया। 60% का क्या मतलब होता है 60 डिवाइडेड बाय 100 और उसका मतलब क्या होता है 0.6 आपने टेक ओवर करना है। ये आपकी स्टेटमेंट बन रही है जिसको आपने फॉलो करना है। अप्लाइड एफओएच भी है क्वेश्चन के अंदर और वो कितना है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर और यानी 190,000 का 60% लेना है, उसको भी आप मेंशन कर दें। यानी 190,000 पहले आप पिक करें और उसका 60% यानी 0.6, तो आपकी कैलकुलेशन भी आ गई। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक आपके पास जो लिखा हुआ है दैट इज़ एक्चुअल एफओएच और ये हमने उसका टोटल चूँकि निकाल लिया है तो ये टोटल एक्चुअल एफओएच है आपके पास। और एक आपके पास आ गया जो अप्लाइड एफओएच है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपने इनको फॉलो अप कर लेना है। एक आपके पास टोटल एफओएच है और एक आपके पास अप्लाइड एफओएच है। अब ये लिखने का क्या पर्पज़ है उसको आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर आएँ, जिसमें अप्लाइड एफओएच भी हो और जिसमें एक्चुअल एफओएच भी हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन आपने अप्लाइड एफओएच से सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन आपने अप्लाइड एफओएच से सॉल्व करना है। अगर दो दो एफओएच आपको दिए हुए हैं, ये दो कौन से, टोटल एक्चुअल एफओएच कैसे निकाला, जो लिस्ट बना के आपने उसका टोटल किया वो एक्चुअल एफओएच है। और जो ऐसे ही उसने तुक्का मारने के लिए कहा कि बस लेबर का 60% ले लें और वही आपका अप्लाइड एफओएच है, उसको भी आपने मेंशन कर दिया। मैं यहाँ 3 to 4 टाइम्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने लिस्ट भी बनानी है, एक्चुअल एफओएच भी कैलकुलेट करना है और साथ में जो अप्लाइड एफओएच है उसको भी कैलकुलेट करना है, लिखना है। मगर क्वेश्चन आपने अप्लाइड एफओएच से सॉल्व करना है। हालांकि आपके ख्याल में कि जब एक्चुअल एफओएच पता है तो फिर हमें अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है, अप्लाई का मतलब होता है एज्यूम करना, सपोज करना। जब एक चीज़ एक्चुअली आपके पास है फिर सपोज करने की क्या ज़रूरत है, मगर ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन है। इसलिए तीसरी मरतबा बोल रहा हूँ कि जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अप्लाइड से सॉल्व करना है, एक्चुअल से नहीं सॉल्व करना। अब हमारे पास जो एफओएच अप्लाइड है वो 114,000 है। ये देखें अप्लाइड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है 60% डायरेक्ट लेबर, वो 114,000 है। अब आप अपने परफॉर्मर में वापस आएँ और वहाँ पर एफओएच की जगह ढूंढें। ये आपके पास
FH लिखा हुआ है और यहाँ पर अप्लाइड और एक्चुअल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने अप्लाइड को पिक करना है जो कि है 114000। आप बेशक यहाँ रुक जाएं और इस चीज़ को पहले अपने दिमाग में डालें कि अगर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों दिए हुए हैं तो अप्लाइड से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन में वापस जाते हैं। हमने रीडिंग स्टार्ट की थी यहाँ स्टार्ट से, आहिस्ता आहिस्ता नीचे गए और सारी रीडिंग्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसका मतलब है अब आपका परफॉर्मा भी कंप्लीट हुआ हो जाना चाहिए। वापस आएँ, चेक कर लेते हैं कि आप परफॉर्मा के अंदर कोई चीज़ कम तो नहीं है। हाँ, ये आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए, रिटर्न आउट नहीं लिखी हुई, डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ, तो आप इससे परेशान ना हो। फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें नहीं हैं तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल क्रॉस लगा दें क्योंकि ये क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारा परफॉर्मेंस सारा कंप्लीट है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं वो ऑलरेडी हम लिख चुके हुए हैं। तो फिर अब क्या करना है, सिंपल आपने जहाँ पर लेफ़्ट साइड पे चेक करते जाइएगा, जहाँ पर ऐड लिखा है वहाँ ऐड कर दें, जहाँ पे लेस लिखा है वहाँ लेस कर दें, ऐड 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 लेस। तो ये पहले ही हमारे परफॉर्मे का हिस्सा है कि किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को लेस करना है। सिंपल अब मैटर वही रह गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ ऐड वहाँ ऐड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को यहाँ चेक करें, परचेजेस को हमने क्या करना है ऐड, यानी ओपनिंग स्टॉक में प्लस करना है आपने परचेजेस को। और दूसरी बात, कोई और चीज़ है नहीं हमारे पास, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना रिटर्न आउट, ना डिस्काउंट, तो यूँ आपके पास मटेरियल अवेलेबल का आंसर आ गया। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, जहाँ ब्लू स्केयर आपको नज़र आ रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें क्लोजिंग स्टॉक है, वो लेस करना है और उसका आंसर हमने यहाँ लिखना है। तो आंसर में से क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर दें तो आपके पास नेक्स्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई। और फिर आपने जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें क्या है, ये डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है। तो आप क्या करें, आंसर में ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर को। फिर नेक्स्ट देखें आपके पास जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, ये FH है और अप्लाइड FH है। क्या करना है, साथ में ऐड लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, पिछले आंसर में ऐड कर दें FH की अमाउंट। तो इस तरह से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और उसके साथ लिखा हुआ है ऐड, तो आप पिछले आंसर में ऐड कर दें वर्क इन प्रोसेस को, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है जिसको लेस करना है, तो आप क्या करें, आंसर में लेस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये फिनिश गुड्स ओपनिंग है जिन्हें आपने ऐड करना है, तो आप आंसर में ऐड कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग को, नहीं हमारे पास वैल्यू आ गई। और लास्ट में हमारे पास जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें फिनिश गुड्स क्लोजिंग है और उसको लेस करना है, तो आप आंसर में से लेस कर दें फिनिश गुड्स क्लोजिंग को, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी नॉर्मल आई है। ये वाला वर्ड देखें क्या लिखा हुआ है, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड भी हो सकता है, ये अभी हम डिसाइड करते हैं कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। और वो कैसे होता है, ये बात पहले ही हमारी डिस्कशन में आ गई हुई है। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने पहली दफ़ा सुनना है तो मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ और आपने इस चीज़ को फॉलो अप कर लेना। ओके, यहाँ क्वेश्चन में आए, हमने नीचे वर्किंग की हुई है, एक जगह हमने निकाला हुआ है एक्चुअल FH और एक जगह हमने निकाला हुआ है अप्लाइड FH। दो अमाउंट्स आपके सामने आई हुई हैं, आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। what I have said, both amounts of actual FH and applied FH will be compared with each other। और फोकस किस पे रखना है, सिर्फ अप्लाइड FH के ऊपर। नीचे आपका येलो जो है वो याद रखें अप्लाइड है और ऊपर एक्चुअल है। आपका अप्लाइड FH फोकस किस पे रखना है, अप्लाइड पे। अगर तो अप्लाइड कम है तो इसको आपने अंडर अप्लाइड का नाम दे देना है, अगर अप्लाइड ज़्यादा है तो इसको आपने ओवर अप्लाइड का नाम दे देना है। अब आप कंपेयर करें, नीचे जो अप्लाइड है वो 114 है और ऊपर एक्चुअल 117 है, इसका मतलब अप्लाइड कम है। अगर अप्लाइड कम है तो इसका नाम मैंने क्या बोला, इसको आपने अंडर अप्लाइड का नाम दे देना है। और अंडर अप्लाइड के लिए जो साइन यूज़ होगा वो प्लस है, यानी कि हमने कम लिखा हुआ था तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना अंडर अप्लाइड है, एक्चुअल जो FH था वो 117 था, जबकि
जो अप्लाइड एफ एच है वो कम है 1,14,000, तो कितना कम है, दोनों को आप माइनस कर दें तो आपके पास फ़र्क जो निकल रहा है यानी कि एक्चुअल एफ एच है 1,17,000, उनमें से माइनस कर दें 1,14,000, तो 3,000 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। यही हमें चाहिए था और हमने ये देखना था कि अप्लाइड अंडर है या ओवर है। तो आपको पता चल गया ये अंडर अप्लाइड 3,000 है और उसका साइन जो है वो प्लस होता है हमेशा। इससे कन्फ्यूजन ना बढ़े, मैं इसको यहाँ पर ये लिखने की बजाय ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ऐड करते हैं, ये बल्कि ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, बस आपने ये समझना है कि अंडर अप्लाइड के लिए हमेशा ऐड का वर्ड यूज़ होता है, ओवर अप्लाइड के लिए माइनस का वर्ड यूज़ होता है। अब चूंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि ये 3,000 अंडर अप्लाइड है, क्वेश्चन में वापस जाएं और वहाँ पर अंडर ओवर दोनों लिखे हुए हैं, हमें पता चल गया है कि ये अंडर अप्लाइड है और उसका साइन क्या होता है प्लस, या आप लेफ़्ट साइड पर भी ऐड का वर्ड शामिल कर सकते हैं, ऐड अंडर अप्लाइड। कितना अंडर अप्लाइड निकला हुआ है वो क्वेश्चन में आपने अभी सॉल्व करके देखा कि 3,000 है, वही 3,000 आप यहाँ पर पुट करें। ऑलराइट, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखा हुआ ना अंडर अप्लाइड है और उसको ऐड करना है, तो पुरानी CGS यानी CGS नॉर्मल के अंदर जो कि 7,82,000 है उसमें ऐड कर दें अंडर अप्लाइड 3,000, तो अब आपके पास जो आंसर आया है 7,85,000। ये क्या चीज़ है, ये CGS एक्चुअल है। ऊपर कौन सी CGS निकाली थी, वो नॉर्मल है क्योंकि आपने अप्लाइड FOH को यूज़ किया हुआ था। अब कौन सी CGS आई है, एक्चुअल, क्योंकि आपने जो फ़र्क था वो ख़त्म कर दिया। इसका आंसर नॉर्मली दिया होता है बुक के अंदर, लेट्स चेक इट आउट कि आंसर हमारे पास क्या है 7,85,000। नीचे आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं और वो CGS जो एक्चुअल है, हमने भी CGS एक्चुअल का ही आंसर निकाला है और वो आंसर CGS एक्चुअल का है 7,85,000 और हमारे पास भी 7,85,000 है। और दूसरी बात, एक और आंसर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है और वो उसने खुद ही बता दिया है कि इट इज़ अंडर अप्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर अप्लाइड FOH 3,000। और हमने भी अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ अच्छे तरीके से समझा कि अंडर अप्लाइड 3,000 है, आंसर भी हमारा मैच हो गया। एक दफ़ा ओवरव्यू करें क्वेश्चन को अंदर कि कोई चीज़ वेकेंट तो नहीं है, तो सारा क्वेश्चन हमारा हेडिंग वाइज कंप्लीट है। हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया, जो 7,85,000 है वो मैच भी कर गया, 3,000 भी चेक कर लिया जो अंडर अप्लाइड है, तो इसका मतलब है वी आर नाउ सेटिस्फाइड। इस क्वेश्चन का यूनिक सेलिएंट फीचर यही है कि आपको पता चले कि एक्चुअल FOH कैसे निकालना है और फिर अंडर या ओवर अप्लाइड FOH कैसे निकालना है। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, चाहे 2-3 दफ़ा देखकर फिर खुद करके डिसाइड कर लीजिएगा। अंडर और ओवर अप्लाइड जो है वो एक की फैक्टर है क्वेश्चंस के अंदर, जिससे आपका क्वेश्चन गलत या ठीक हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सारा परफॉर्म है वो पहले ही लिखा होगा और आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपने खुद सारा कुछ लिखा, डिसाइड किया कौन सी चीज़ एक्चुअल FOH है कौन सी नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे आपने ये जो लास्ट अमाउंट थी यहाँ 28,000 लिखा हुआ था, मगर हमने उसका सिर्फ 90% टुक ओवर किया। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्ट ऐसे ही सीक्वेंस में आपको मिले और सारी चीज़ तरतीब से लिखते जाएँ। पेपर में ये भी हो सकता है कि यहाँ कहीं बीच में एक एलिमेंट वो इंक्लूड कर दे विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल FOH। वैसे ही उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे हमने आज पढ़ा टोटल पे रोल, टोटल पे रोल तो हमारे परफॉर्मा का हिस्सा नहीं था, तो हमने उस टोटल पे रोल पे अटेंशन नहीं दी। जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ था टोटल पे रोल, हमने इसको देखा ही नहीं, हमने उसे छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल FOH की लिस्ट जो थी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ वो शामिल कर दे जो असल में उसका पार्ट ना हो। तो ध्यान से आपको देखते रहना है जब नए क्वेश्चंस को करेंगे कि कहीं इसके अंदर ऐसा एलिमेंट जो लिस्ट का हिस्सा ना हो वो तो नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी स्टिल आफ्टर दैट, so you can ask me, you can message me, text me or directly contact me. So I will surely be responded instantly or I will take some time, but surely I will answer. नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। until then please take care of yourself and pray for me as well. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.